हेलो गाइस, मैं रज गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट सॉल्वर पर। तो जैसे कि सभी को पता है कि एनटीपीसी की आंसर की आउट हो चुकी है और यही एनटीपीसी की आंसर की का सॉल्यूशन है जो हम यहां पर आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लेवल 6 और लेवल 4 के एग्ज़ाम हुए थे 9 मई और 10 मई को, तो यहाँ पर लेवल 6 का हम मैथ्स का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कराएंगे आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही एक ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक के साथ और अप्रोच होगी हमारे यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने की। नो डाउट पेपर कैलकुलेटिव था, लेकिन उस कैलकुलेटिव पेपर को हम किस तरीके से अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते थे, बस यहाँ पर बस हमें वो चीज़ हमें देखनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पेपर को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, 9 मई का ये पेपर है सेकंड शिफ्ट का लेवल 6 का। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे, इसके बाद हम रीजनिंग के भी लाएंगे कि रीजनिंग के भी काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, उनको भी हम वन बाय वन सोल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, देखो जी, देखो 25 का 5 है ये तो पता है, लेकिन यहाँ 2 है, दो दशमलव के 2 डिजिट बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हमारा कितने अंक बाद लगेगा, एक अंक बाद। ठीक है, 2। अभी देखो 4 है, तो 4 के बाद यहाँ पे आधा कर दो, दो दो अंक बाद लगेगा। 49 का हमें पता है 7 है, तो 0.07 हो जाएगा, कोई देरी नहीं इसमें। फिर ये माइनस है भाई, माइनस 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 करो इसको 0.3 है, 0.3 का हमारा कितना है, 0.3 हो जाएगा 9 का, क्योंकि दो अंक दो डिजिट बाद है, केवल दो अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद। बस अब इसको सोल्व कर लो और कुछ नहीं बचा इसमें। देखो 0.5 हो गया, 14 हो गया भाई, 1/4 माइनस के 0.09। अभी देखो ये दो दो डिजिट है, दो डिजिट है, इसको भाई दो डिजिट बना लो, अदर भाई नहीं तो कन्फ्यूजन आपका खतरनाक हो जाएगा। तो हमने जीरो लगा लिया, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती इसके बाद। ठीक है, तो 50 से 14 कितना हो गया, 64, और 64 में से 9 हो गया, कितना हो गया, 55। तो 55 हमारा आंसर आ जाने वाला है, ये वाला। तो 55 एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये रीजनिंग का है, रीजनिंग का हम करेंगे नहीं, केवल हम मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। ये भी रीजनिंग का है, मैथ्स की तरफ चलते हैं। देखो नो डाउट पेपर बहुत कैलकुलेटिव था, लेकिन यही एक अप्रोच है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। बाकी तो सभी के लिए ही कैलकुलेटिव था। देखो ये क्वेश्चन है जो काफ़ी बच्चों को परेशान किया, लेकिन इसको हम करने की क्या हमारी ट्रिक है, जो क्या तरीका है, जो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं। पहले पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो 7800 की धनराशि यानी कि 7800 की धनराशि x प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की गणना देखो ये क्वेश्चन, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो समान धनराशि पर इतने x प्लस 5% जो भी हमारी दर आएगी उसमें 5% ऐड करके वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 1 वर्ष का क्या होगा भाई, ये यहाँ तक एक क्वेश्चन है और यहाँ तक एक क्वेश्चन है। यहाँ से हमको दर निकाल ली है इस वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के बाद हमें दर निकालने के बाद जो भी हमारी दर आएगी उसको हम आधा करेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है। बस इसको हम इस तरीके से करना है। धनराशि हमारे पास है यानी कि 7800। ठीक है, तो दर निकालनी है हमको। तो दर किस तरीके से निकालेंगे देखेंगे। देखो जब हमने सुना यहाँ पर 8 मासिक, ठीक है, और यहाँ पर 2 वर्ष, तो हमारे माइंड में तुरंत एक कैलकुलेशन होनी है कि इसमें सर्कल कितने का बनना है, 3 का। ठीक है, 3 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 2 वर्ष का मतलब हो गया 24 मंथ, और 24 मंथ का मतलब कितना हो गया, 8 के 3 पार्ट। 24 मंथ है भाई ये, तो यानी कि 8 मंथ का एक पार्ट, 8 मंथ का एक पार्ट, 8 मंथ का एक, माने कि 3 3 का इसमें वो हो जाने वाला है। ठीक है, सर्कल। तो बस ये चीज़ था इसमें, और कुछ था नहीं समझने के लिए। क्वेश्चन को करना किस तरीके से ये देखना है हमें। सबसे पहले देखो 7800 को आपको ऐसे लिख लेना था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे इसके सामने लिखना था 10,381.8 रुपये 8 पैसे। अभी जब हमें पता है 3 का है, तो ये क्यूब क्यूब हो जाने वाला है। क्या होने वाला है, क्यूब क्यूब रूट हो जाने वाला है। घनमूल निकालना है इसको हमको। घनमूल पक्का निकलेगा, और कोई इसमें कोई कुछ होने वाला नहीं है, घनमूल ये है, पक्का निकलेगा इसका। तो घनमूल कैसे निकालेंगे, देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, इसको 13×78 कर लेता हूँ मैं, और देखो यहाँ से एक पॉइंट हटाऊंगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 13×78 एक हो गया मेरे पास, 1000 एक हो गया। अब मैं इसको कोशिश करूंगा तोड़ने की। देखो 6 से देखूंगा कटेगा, देखो 2 से तो कट रहा है, अगर मैं जोड़ूंगा 8 और 1 9 और 8 9, हाँ 3 से भी कट रहा है, नहीं 6 से कट जाएगा। 6 से जब मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 6 का ना 6, 4 इधर हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 18, फिर एक इधर हो जाएगा, जो 18 है तो 0 लगेगा, 6 18, ये पहुंच जाएगा।
अब 13 से मैं इसको काट लेता हूँ, 13 से पक्का कटेगा, 13 का ना 13, 4 इधर पहुँच गया, 13 से 39, फिर 4 इधर हो गया, 13 से 39, 13 का ना 13 है। बस पता लग गया आपको, 10 हो जाएगा। अब इसका पता है ना, क्यूब रूट, वर्गमूल, घनमूल, तो 10 और 11 हो जाएगा, 10 11 10%। ये चीज़ें यहाँ से यहाँ तक जैसी हमें 1000 दिखा और एक 1331 दिखा, हमें समझ जाना था 10%। लेकिन 10% कितना आएगा भाई, 8 महीने की जो दर है 10% है, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 12 महीने की हो जाएगी 15%। ठीक है, 15 जैसी हुई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यानी कि जुड़ जाएगा 20 क्वेश्चन को। लेकिन अभी यहाँ तक हमें समझना है कि इसको हम किस तरीके से करना है। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा, 8 महीना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, तो किस तरीके से करेंगे भाई हम, 10 यानी कि 8/12, इस तरीके से 12% की निकाल सकते हैं महीने की, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम। अदरवाइज नहीं तो सीधा है, 8 की 10 है तो 12 की 15 हो जाएगी, 15 हो जाएगी तो 5 है तो 20%, कितनी आ जाएगी 20%। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, धनराशि हमारी कितनी है 7,800 रुपये, बस 20%। अब कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है, अब हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है कि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब कितना होगा, फिर अगेन 10%, यानी कि 1 साल का है तो 2 बार बनेगा, 2 सर्कल बनेंगे इसके, ठीक है, 2 साइकिल बन जाएंगे, यानी कि 7800, 7800, 7800, 10%, ऐसे तो निकालते हैं। फिर इसका 10%, 78, तो जब हम इसको जोड़ें कितना आ जाएगा, 8 8 16 6 7 14 1500, 1560, ठीक है, कुछ गलत किया गया, 10%, सॉरी, इसका ही आएगा, ठीक है। और ये 78 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 7 7 6 13 का 3 हाथ से लगा 1, 16 38, 16 38 हमारा आंसर है, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को ये इसकी अप्रोच होनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, 30 मीटर ऊंची एक मीनार के सिर से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे किसी बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। अवनमन मतलब डिप्रेशन वाला जो कोण है इसमें। मीनार के पास, देखो हिंदी इंग्लिश में तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, जो बच्चे देखे आए हैं उनको समझ में आ रहा है कौन सा क्वेश्चन होगा इंग्लिश में, और उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो कोई इसमें इतना बड़ा है नहीं, बस खाली समझना है, क्वेश्चन की अप्रोच देखना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना था। तो बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। मीनार के पाद और बिंदु, सॉरी, मीनार के पाद बिंदु मतलब पैर से, मीनार के फुट से बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। गणना है तो आदमी बच्चे की ऊंचाई को नगण्य मान लीजिए, ठीक है। तो देखो 30 मीटर की ऊंचाई है, कुछ बच्चों को तो आ भी गया होगा आंसर, इसमें कुछ है ही नहीं था। देखो 30 मीटर की ये मीनार होगी ऊंचाई, बच्चा यहाँ पर खेल रहा है, ठीक है। 30 डिग्री का अवनमन बोल रहा है, यानी कि ये 30 होगा तो ये भी 30 ही हो जाएगा, ठीक है। देखो 30 डिग्री है, इसको 1 और इसको √3, ये सबको पता है। नहीं पता है तो वो टाइम लगाएगा भाई। एक यूनिट 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है और √3 भैया 30 √3 को रिप्रेजेंट करेगा, बस इसका ये हो जाने वाला था इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम, एवरेज का क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में आ गया, तो कभी कभी ऐसा होता है हिंदी इंग्लिश आ जाती है, लेकिन कोई नहीं, हम इंग्लिश में इसको सोल्व करते हैं। हिंदी में इसका मैं मतलब बता दूंगा आपको। एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज इतना 48.2, यानी कि 25 संख्याओं का जो औसत है कितना, 48.2 है। उनमें से फर्स्ट 10 नंबर का 47 औसत है, और लास्ट के अंतिम, अच्छा हाँ, अंतिम 12 नंबर का कितना है, 49 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 49, ठीक है, गुड। बाकी क्या, देखो 10 और 12 हो गए भैया हमारे 22, 3 नंबर हमारे बच गए। तो इसने पूछा देन द फाइंड द एवरेज ऑफ 58, 69 एंड द रिमेनिंग नंबर्स, मतलब जो भी हमारा रिमेनिंग नंबर आ जाने वाले हैं, यानी कि 3 नंबर हैं वे, उनका सबका और इन दोनों को मिला के औसत पूछना है। अब औसत को आपको पता है जितने नंबर होते हैं उसे डिवाइड करना है, 3 ही हो गए, 4 और 5, यानी कि 5 हो गए, 5 से हमें डिवाइड करनी होगी। इसमें ये ध्यान रखना 3 से डिवाइड मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इसमें कला क्या थी भाई, क्वेश्चन को सोल्व करने की इसमें किस तरीके से अप्रोच थी हमारी, वो देखेंगे हम। देखो अप्रोच ही था, बाकी कैलकुलेटिव ही था ये क्वेश्चन। अगर हम इसको हम एज ए डिजिट जैसे हम करते हैं वैसे चले करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाने वाला था पेपर, होता ही नहीं। लेकिन इसको हम बेस्ट तरीका क्या है, अप्रोच हमें कहाँ कहाँ तोड़ लेते हैं, कहाँ कहाँ हमारा टाइम कम लग सकता है, बस वही हम यहाँ पे समझेंगे। देखो जैसे 25 है, 25 की मल्टीप्लाई हमें पता है, ये सबको पता है, सबको बच्चों को पता है, जो हम तैयारी करना स्टार्ट करता है कि इसका ऐसा करना है। लेकिन कैलकुलेशन करना ये एक कला है, ये एक आर्ट है, और भाई उसमें आपका स्मार्ट है, मतलब आप लोग इसमें स्मार्ट हो। किस तरीके से करनी है, देखो 25 की नंबर जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। अभी मैं देखो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से डिवाइड कर दूँ, कुछ नंबर कोई फर्क नहीं हो, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो, और 100 हो जाएगा तो यहाँ उसका 0 हो जाएगा बस। अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 का 12 चौक 48 और 0 4 5 20,
1205 आ गया। अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करते तो काफ़ी आपको समय लग सकता था, और यहाँ पर अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बहुत ही चुटकियों में हमारा ये आंसर हो जाने वाला था। ठीक, और 10 की अब जब हम 47 है तो 10 की तो आपको सबको पता है भैया 470 हो जाएगा। अब 12 की 49 से करनी है, अगेन फिर 12 से 49 की करोगे फिर टाइम लगेगा। देखो 50 से कर लो, फिर एक 12 घटा दो, ठीक है नहीं, 50 गुना और फिर एक कम कर दो, बात तो एक है। देखो 12 पंजे कितना हो गया 600, और 12 कम करोगे उसमें तो 588। मुझे तो पता था, मैंने आपको करके बताया, तो यहाँ पर हम 588 डायरेक्ट लिख सकते थे, ये हमारा डायरेक्ट आ गया था। और इसको हम सोल्व करेंगे, इसको जोड़ सकते हैं, 12 7 15, 5 4 9 10 58, बस 10 58 को इसमें से माइनस कर लो, कोई नहीं है। देखो गुणा भाग है, मतलब प्लस माइनस है, बाकी तो कैलकुलेशन मैंने गुणा जो दी टफ थी उसको मैंने बताया किस तरीके से करना था। 15 में 60 गए 7, यहाँ 9 9 में से 4 गया, 147 बच जाएगा हमारा। अब 147 ये 3 नंबर का सम है भाई, समझ रहे हो नहीं, तो यहाँ पे 147 आ गया। अब इनको सबको जोड़ लेना है, 8 9 जोड़ लेते हैं, 8 9 17, 17 7, 17 7 24 का 4 से लेके 2 2 और 14 2, 14 2 कितना हो गया 16, 16 और 11, 16 11 कितना हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, 274 हो जाएगा। अब 274 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, चाहे इसको मल्टी डिवाइड, चलो डिवाइड कर लेते हैं। 5 पंजे 25, कितना बचा 2, 5 चौक 20 और 4 बचा 5 अट्ठे 40, ये आ गया 54 हमारा इसका आंसर है, 54 जैसे, तो ये हमारा 54.8 इसका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में समझने में या और डिटेल से वो जानना चाहता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपके लिए नए वीडियो बनाऊंगा। और किसी भी आपको लगता है कि एनटीपीसी में हमें शिफ्ट का या किसी सॉल्यूशन का, किसी क्वेश्चन का, कोई सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नंबर है यूट्यूब, उसमें देख सकते हैं आप, चैनल में जाकर कॉल कीजिएगा, आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आपको मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो, या लग रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो यदि किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई इतना है, देखो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो घन का आयतन बताना, यानी कि √3 है, घन का विकर्ण इतना होता है 12। अब जब मैं इसको काटूंगा तो इसको मैं 4 और 3 लिख लेता हूँ, और 4 से जब इसको काटूंगा √3 को तो ये इतना आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा, और 4√3 का मतलब ये हमारी भुजा हो गई है। अब इसका घन कर दो बस, यानी कि घन तो निकालना, घन घन कर दो इसका, तो 4 चौक 16 चौक 64, और 3 की जब हम √3 की 3 बार करेंगे तो 3 और √3 रहेगा, और 64 की जब 3 से करेंगे तो 152 में आ जाएगा √3, तो इसका 152 में √3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी कोई इतनी हार्ड नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हम केवल यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये सब रीजनिंग के हैं। रीजनिंग क्वेश्चन है सब, सिक्किम पढ़ लें। हाँ नेक्स्ट, देखो एक निश्चित धनराशि पर 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है तो निवेशित धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जो हमने किया था 8 मासिक वाला, वो क्वेश्चन था, देखो जनरली उसको छोड़ने वाला क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, मतलब हो तो जाएगा, हुआ भी है। देखो कोई इतना समय नहीं लगा, 2 मिनट मुश्किल से, 1.5 मिनट, 2 मिनट, और किसी में कम लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना लगेगा, बाकी 1 मिनट का क्वेश्चन था वो, उसको मैंने बाद में करना था। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो और उसको बाद में करो, लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि उसमें डबल थे। अब देखो ये क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से हम करेंगे, जो कि इसी हिसाब से करना चाहिए, जो बहुत आसानी से, आपका 30 सेकंड नहीं लगेंगे आपको क्वेश्चन करने में, 5 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड तो वो कहने वाली बातें होती हैं, जब एग्जाम में बैठते हैं तो 10 सेकंड तो पढ़ने में लग जाता है समझने में क्वेश्चन, ठीक है। 30 सेकंड 20 सेकंड में कर रहे हो तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपकी टाइमिंग की। तो ये वही है, बस 30 सेकंड के अंदर किस तरीके से करना था क्वेश्चन को, मैं आपको यहाँ पर इसकी अप्रोच बताऊंगा। देखो एक निश्चित धनराशि को 8%, देखो 1 वर्ष 4 माह, यानी कि और 8 मासिक है, ये डेटा निकले इसमें, यानी कि 8 12 और 4 16, 16 महीना। देखो दो साइकिल बनेंगे 8 और 8 के, हाँ बस यही था इसमें क्वेश्चन में, और कुछ था ही नहीं, 2 साइकिल बनेंगे बस, ठीक है। तो 18% का, अभी देखो फिर 8 में तोड़ना, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। 18% वार्षिक, यानी 12 का 12 किसको, 12 महीने किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 को, तो आप यार 8 का नहीं निकाल सकते, 8 किसको करेगा, ठीक है, 8 12 को करेगा, ठीक है। किस तरीके से 18/12 कर लो, यानी कि 1 महीने का हो गया, और 8 का निकालोगे इस तरीके से, 4 तिया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, इस तरीके से।
ये ओरली क्वेश्चन होते हैं, ओरली इस चीज़ को हम तोड़ते हैं, यानी कि आर हमारी ओरली हमारी कितनी आ जाती है 12%। ठीक है, बस अब इसमें कुछ कुछ बचा नहीं था, दो दो बन रहे थे और एक और चार, दो दो साइकिल बन रहे थे, एक बार 4 माह। तो हमने यहाँ क्या करना था, ऑप्शन से जाना था इस क्वेश्चन को। किससे जाना था, ऑप्शन से। जैसे हमने देखो 3 ये देखा तो हमको ये भी पता है, देखो वो तो बहुत डीप की बात हो जाएगी, उतना डीप में नहीं जाएंगे। देखो 3 जीरो ही, कोई लास्ट में जिसके तीन तीन जीरो होंगे उसी का आंसर ये केवल, चलो खैर छोड़ते हैं उस चीज़ को। तो देखो ऑप्शन से हमें जाना था, ऑप्शन में 12% का देखो अभी निकालोगे भाई तुम। 12% को अगर तुम ये करने लग गए, 4 × 12 = 25 भाई, 25 करेंगे, 28 करेंगे, फिर इसको करेंगे कंपेयर करेंगे, तो भाई इतने लंबे में तो टाइम तो लगना ही था, उसमें फिर कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको कैसे करना था आपको, आपको ऑप्शन से जाना था। देखो मेरे पास 15,000 रुपये हैं, दो साइकिल हैं, तो मुझे पता है 12 × 15 कितना हो गया 1,800। एक 12 × 15 की मल्टीप्लाई यार बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आप सबको पता है 1,800 1800 3600। 3600 तो मेरा यही आ गया। फिर इसका 12% निकाल लेंगे, 12 × 8 = 96 का 6 हाथ से लगे 9, 12 × 12 9 21 216। देखो वही है, दो तीन 3,600 और 216 कितना हो गया 3,816। तो यार ये चीज़ें हमें एक कॉमन सेंस वाली हैं जो क्लिक करनी है और समय बचाना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हो पाएंगे। अदरवाइज नहीं तो इसमें फिर 3 4 5 मिनट लगेंगी। और ये वाला तरीका जो बहुत गलत है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं, ऑप्शन ऐसे सेट हैं, तो हमको यही तरीका अपनाना है। यूनिट डिजिट से जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे आया 5, तो मुझे अगर यहाँ नहीं आया तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, 6 अगर आए, समझ रहे हो मेरी बात। अब 8 8 है, तो वो आप हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रीजनिंग का है भी, देखो ये तो कराने का कोई मतलब नहीं बनता, कर लेना आपको इसको, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 95 डिवाइड, देखो 95 15 कर लेना, यहाँ पे 34, इसको देखो ऐसे ही उतारते चलते हैं एग्जाम में, ठीक है। 18/4 डिवाइड, देखो इसको सोल्व करना अब हमको। ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12 × 36, ठीक है। 36/4 यानी कि 36 यहाँ जाएगा, गुणा 9 रहेगा, 9 चौक 36, एक बच जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। 18 में से एक गया 17, 17 दूनी 34, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कर लेना इसको सोल्व यार, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कुछ इसमें इतना है नहीं। देखो अबरा, अबरा क्या है अभी पता नहीं, ए से बी तक इतने, अच्छा कोई व्यक्ति होगा 74 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। अच्छा, बी से ए तक उसी मार्ग पर 111 किलोमीटर प्रति चाल की से लौटती है। दोनों तरफा दो तरफा यात्रा में दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट ये लगाना है। 274 दुगना कर देंगे 111 का और इनको सबको जोड़ देंगे भाई, ठीक है। जोड़ दो इनको, 4 और 1 5, 7 और 1 8, 185। बस इसको सोल्व कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इसमें फिर अगेन एक क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसको। देखो 85 है, कहीं नहीं जा रहा है। देखो 2 से हम इसको ऊपर मिले 18, 2 से करेंगे, नीचे 2 से करेंगे 18, 18.5, 18 36, 37 हो जाएगा। नीचे नीचे कितना हो जाएगा 37, और ऊपर कितना हो जाएगा 4। अब इसकी फुर्ती के साथ जैसे भी आपको लोग इससे मल्टीप्लाई करके, इसको सबको मल्टीप्लाई करके 37 से डिवाइड कर दो। 185 से डिवाइड देना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो हम 37 से डिवाइड कर देंगे इसको। और देखो 8 या 9 में जाना है, फिर दोबारा 8 या 9 में जाना है, बस उसी से हमें क्लियर कट हो जाएगा कि क्या है। पहली उसी से, ज़्यादा नहीं जाना है, पूरा नहीं निकालना है। पहले 8 या 9 में जाना है, 8 या 9। अगर 8 है तो अगले बार को भी हमें पता लग जाएगा कि 8 के आसपास है, 7 का, तो बस एक ही इसमें डिवाइड करना है, बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो ये है, प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है। यदि उनमें से एक प्रेक्षण को बाहर निकाल दिया जाता है, निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है, तो निकाला गया प्रेक्षण। देखो जब कभी भी, देखो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी मान लो। वैसे तो इसका 12 ही आंसर आ जाने वाला है, लेकिन कैसे आ जाने वाला है ये तो समझने वाली चीज़ें हैं, और डायरेक्ट इसका आंसर है, कुछ नहीं इसमें पढ़ना था करना था। लेकिन किस तरीके से, मान लीजिए अभी हमें कोई नंबर नहीं दे रखा, तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। देखो मैंने मान लिया 4 है, ठीक है। तो 4 का एवरेज कितना है 12, तो यानी कि सम कितना हो जाएगा 48। वो बोल रहा है कि मैंने एक नंबर निकाल दिया तो भी कितना हो रहा है उसका अपरिवर्तित, मध्य माध्य क्या रह रहा है, अपरिवर्तित रह रहा है, यानी कि 12, ठीक है। तो यानी कि 12, तो यानी कि 12 × 36। अभी निकाला गया कितना हो गया, निकाला गया इसमें कितना निकला 12, तो 12 ही हो गया भाई। मतलब ये तो एक ऐसे भी कर सकते थे हम, अदरवाइज नहीं तो पढ़ना था, क्वेश्चन करना था। जिनको नहीं समझ में आता तो वो इस तरीके से जा सकते थे क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गए हैं। इस गलती के कारण कक्षा के औसत प्राप्तांक वास्तविक औसत से इतने अधिक हो गए हैं। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में। देखो 99 की जगह अंतर कितना है? 90। और 90 किस पे है? इतने अंक पे। एक का निकाल दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतने का डिफरेंस इसके बराबर है ना, तो यहाँ लगाओ 0, 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए आप। 9 से इसको काट दीजिए। देखो 9 का ना 9 दूनी 18, ठीक है, 4 9 पंजे 45, ठीक, 45 और 1000। अब 20 में कुछ बचा, 25 चौका 100 और 40, बस 40 आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आता था, लेकिन उसमें बहुत सारे मतलब डेटा पहले फिट होते हैं, फिर उसके बाद अंतर करके हम निकालते हैं। तो कभी क्वेश्चन आएगा तो वो भी मैं कराऊंगा चुटकियों में। ओरली क्वेश्चन होता है, वो भी ज़्यादा नहीं है, वो तो उसी के मेथड से ये क्वेश्चन निकला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो ओरली क्वेश्चन हमने किया क्वेश्चन को। नेक्स्ट करते हैं। आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो फिर प्लस माइनस होता है, इसमें कुछ बच्चे आए कुछ गए, तो वो एक अलग चीज़ है। इसका 40 आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो अगर आपको अप्रोच अच्छी लग रही है तो चैनल को भाई, कहने वाली बात नहीं है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a प्लस बी का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंक की संख्या 15 से विभाज्य। देखो कुछ क्वेश्चन तो इसमें मतलब बहुत ही इजी थे, कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड है, कैलकुलेटिव है, मतलब हार्ड नहीं। ये संख्या देखो 15 से विभाजित, जैसी मुझे पता, तो मुझे पता है 3 और 5 से विभाजित है। 3 से भी होनी चाहिए, 5 से होनी चाहिए, तो इसमें अधिकतम मान बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू हो जिसकी। देखो b की वैल्यू मैक्सिमम 5 से कब विभाजित होगी? जब 0 और 5 होगा। तो मैक्सिमम पूछ रहा है तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे भाई। बस अब कर लो, कुछ नहीं बचा इसमें, जोड़ लो। और a की जगह हमें क्या रखना है? वो नंबर जो 3 से। अब ये तो पता ही है यार, इसमें कुछ है नहीं आपको। 6 5 11, 11 और 3 14, 14 2 16, 16 और 9 25 हो गया। 25 में हम मैक्सिमम मान क्या रखें जो हमारा हो जाए? तो 25 को हमें मैक्सिमम जो 3 से, देखो 2 रखेंगे 27 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 3 जोड़ो, फिर 5 रखेंगे, फिर 8 रखेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम तो 8 है, फिर इसके बाद एक नंबर एक डिजिट है, 11 जाएगा। फिर तो 25 और 5 और 8 13 हो जाएगा। 13 इसका आंसर हो जाने वाला। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ए और बी किसी कार्य को इतने रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए इस कार्य को 20 दिन में करता है, वेरी गुड, और बी इस कार्य को 30 दिन में करता है, बहुत बढ़िया। सी की सहायता से वे इस कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो मतलब देखो ये भाई, और सी आगे पढ़ लेते थोड़ा। सी को, हाँ यही होता है भाई, देखो भाई सी को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी निकाल देनी है, फिर एफिशिएंसी मतलब दक्षता निकाल देनी है, और उसी के रेशो में क्या होता है सभी को पता है, उसी के रेशो में हमें पैसे मिलते हैं, एफिशिएंसी के रेशो में। तो फिर भी हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को। देखो ए की होगी इतनी, बी 20 की कितनी होगी, बी की कितनी होगी 30 होगी। अभी देखो उनकी सहायता से बोल रहा है वो, ए प्लस सी मिलकर कितने दे रहे हैं 8। बस अब इसको कर लो भाई, क्या कर सकते हैं हम, इनका एलसीएम ले लो। इसका तो 60 आ जाएगा, 160 20 60 6 60 जो 240 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लो, वो तो बात वहीं की वहीं है। देखो 12 जाएगा, 3 अट्ठे 24 जाएगा, 8 3 24 30 जाएगा। देखो 12 8 20, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 12 है, इसकी 8 है, और इसकी कितनी है, इनकी सबके मिला के कितनी है 30 है। तो 12 8 20 तो इन्हीं की होगी दोनों की, और 30 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। यानी कि 12 8 और 10 में हमें पैसे बांटने, यानी कि 30। ठीक है भाई, तो 30 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, 30 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 30 बराबर लिख लेते हैं। देखो अब तो सीधा ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ पे भी कर सकता, लेकिन यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको। 0 से 0 कट जाएगा। देखो 3 छंग 18 और 25 से 75, 625, 0 लग जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो दी गई भिन्नों में कौन सी भिन्न फ्रैक्शन इतने से कम है। देखो इसको क्वेश्चन क्या करना है, देखो कौन सी कम है। देखो हम ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसको किस तरीके से हम करना है। देखो ये कितना है, 2 1 का कितना है 50%, कितना है भाई
दो एक का कितना है, आधा। आधा यानी कि आधा मतलब 50%, बस आधे से देख लो कौन सा कम है, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। 21 का आधा हमारा कितना होगा, देखो बी 11.5, तो ज़्यादा है, ठीक है। 11.5 ये कम है इसका। तो एक तरीका तो है कि 50% देख लो कि 50% से कम कौन सा है। देखो ये तो 11 है, तो 11 50% से कम है, लेकिन किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। देखो इसके साइड में लिखोगे तो कितना हो 22 और कितना होगा 21, तो ये बड़ा है, तो ये गलत है। इसके बराबर में लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 9, ये भी बड़ा हो गया। इसके बराबर में कर दो 30 31, देखो ये 30 यानी कि ये छोटा हो गया, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी जा सकते हैं। बाकी आप मतलब कि ये 50% है, तो 50% से भी करके हम जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 10.5 हो गया यार इसका, 21 का ना 10.5। देखो ये ज़्यादा है 10.5 से, यानी 50% से ज़्यादा है। ये भी इसका 4.5 होता तो ये भी 4.5 से ज़्यादा है। इसका 7.5 होता है, ये भी ज़्यादा है। केवल देखो इसका यही कम है, ये 50.5 होता है, तो ये कम है, तो ये इस तरीके से भी निकाल सकते थे, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते थे। जो जैसा भी आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसको भी सोल्व करेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। देखो यार ये एक क्वेश्चन है, आपस में बताना चाहिए। देखो ये भी कर लो, ठीक है, लेकिन जब देखो कभी भी देखो यहाँ पे भाग है तो ये चिन्ह आपस में बदल लो, है नहीं, ऑप्शन में तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं, ठीक है, कर लेना आप, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसका। एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। धारा की चाल इतनी है, ठीक है, 5/6 मीटर पर सेकंड, और धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर, तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो 36 किलोमीटर दूरी तय करनी है, चाल निकाल लो बस। चाल कितनी हो जाएगी, देखो 5/6 दे रखी है, और 5/6 हमें पता है 18/5 करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगी, सब बच्चों को पता है। 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 18 हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा की चाल हो जाएगी। अभी 11 है और 3 है, तो माइनस हो जाएगी क्योंकि विपरीत में बूझ रहा है, तो 11 और 3 कितने हो जाएगी, 11 में से 3 गए 8 हो जाएगी। अगर धारा की दिशा में बोलता तो 11 3 14 हो जाएगी, बस इसे डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। 8 चौक 32, देखो इसे 18 कर लो, और इसको 9 चौक 36, और 4 दूनी 8, सॉरी 9, तो 4.5 आ गया, 4 घंटे 1/2, 60 से करेंगे तो 30, हाँ 4.5 आ गया, तो ये आ गया 4 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कोई इतना हार्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पाइप ए किसी टंकी को 50% भाग को 4 घंटे भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। देखो 4 घंटे में 50% भर रहा है, तो 100% नहीं, पूरा पूरा टैंक 8 घंटे में भरेगा, यानी कि ए भरेगा 8 में और बी उसी को भरेगा 12 में। अब तो निकाल लो यार, कुछ बचा नहीं इसमें। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में है, तो भाई इसका एलसीएम ले लो 24, यानी कि 8 या 24, 12 दूनी 24, 24 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, कुछ बचा नहीं इसमें। तो 5 चौक 20 और 4, तो भाई 40, 4 है, डिवाइड कर दो 60 से, पता है ना 60, ये तो आवर हो गया, आवर को मिनटों में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, तो 4 घंटे 48 मिनट आ जाएगा। अच्छा कुछ जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम आ रही हो कुछ किसी क्वेश्चन में तो जैसा मैंने बताया तो पूछ सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है दोबारा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे मेरा पढ़ाना, आपको अगर अच्छा लग रहा है कि सही लग रहा है कि ठीक है, तो आप मेरे से पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैथ्स मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, और रीजनिंग का 100% रीजनिंग में गारंटी रहेगी, 100% का स्कोर कराने की, और मैथ्स की वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, ठीक है। तो कमेंट कर सकते हैं आप। देखो एक ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहले साथ पढ़ते साथ हमें 6 है ना, 6 अधिक है 5 गुने से और उस वर्ग है, तो ये जो मैक्सिमम चांसेस है, चलो मैं बता देता हूँ 6 ही हो जाएगा वैसे इसका। लेकिन कैसे, देखो कभी भी ऐसा मत करना उस संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, ऐसा मत करना भाई, 5 गुने से इस तरीके से 6 अधिक है, ठीक है, उस संख्या का वर्ग संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, तो कभी भाई ये चीज़ें मत करना, बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो खतरनाक है, तो इसको ऑप्शन से जाना है। देखो पहली बात तो जैसे ही उसने बोला 5 गुने से 6 अधिक है, तो वो स्वयं बन रहा है, ठीक है, मतलब खुद बन रहा है, मतलब
5 गुने यानी 5 गुना तो है और 6 जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे बोला वर्ग, और वर्ग क्या होता है, उस संख्या का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, समझ रहे हो? तो 6 ही इसका आंसर होगा, लेकिन समझने के लिए कैलकुलेशन कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन पिक कर लो। 6 छंग 36 हो जाएगा, इधर करेंगे 5 गुना इसका 6 का कितना हो जाएगा 30, और 6 अधिक है, देखो हाँ सही बात है, सेटिस्फाइड हो गया आंसर, तो इसका 36 आ गया 6। वन बाई वन करके यहाँ से 5 को करते, 9 से करते, 8 से करते, फिर 6 से चले जाते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही करना है, ऑप्शन से नहीं करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु का आधार त्रिज्या दोनों इतने हैं। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंबे वृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहना चाह रहा है, एक तो गोला है, उसकी रेडियस ये हो गई, एक हमारा भाई ये है, ठीक है, उसकी रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है, तो भाई ये इसकी ये ऊंचाई बूझी उसने, ठीक है, एच बूझी है, एल निकल के आ जाएगी हमारी, क्योंकि उसने संपूर्ण पृष्ठीय, देखो संपूर्ण कितना होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होता, तो यानी कि पाई जब हम आर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस एल, ये सबको पता है डायरेक्ट है ना, इससे निकाल सकते हैं, और इसका कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, चूंकि इसमें आर बराबर दे रखी है तो इन दोनों की हम कंपेयर कर सकते हैं, कैसे? चलो 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, पाई आर, आर प्लस एल, ठीक है, पाई आर से देखो, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यानी कि 4 आर बच गया, और आर प्लस एल बच गया, ये आर जाएगा तो 3 आर और बराबर के एल, यानी कि जो उसकी ये है आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सही से, कितनी है 3, कितना था भाई 3√2, ये जो है एल कितनी है इसकी 3 गुना है, यानी कि 3 आर की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा 3√2, तो यहाँ पे आपकी कितनी आ जाएगी एल, 3 3 9, 9√2, कितनी आ जाएगी 9√2। अब इसकी ये बूझी है, बस आपको पता है, देखो दो तरीके हैं इसको करने के, मल्टीपल से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, इससे तो छोटी आएगी भाई, इससे छोटी आएगी नहीं आएगी, हाँ, तो इससे छोटा कौन सा है ऑप्शन, देख लो। चलो वैसे करते हैं क्वेश्चन को, इसको देखो, इसका स्क्वायर ये तो हो जाएगा, इसका स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 दूनी 162, इसका कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 और 2 9, 3 3 9 हो जाएगा इसका, और 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, यही तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144, माइनस करेंगे 144 का 12, तो 12 आंसर आ जाएगा इसका। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक विद्यालय में कक्षा 5 6 7 में क्रम से 360 520 280 छात्र हैं, इग्नोर करेंगे इनको हम अभी, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बसों के किराए पर लेना है। चलो, यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हो, तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या प्राप्त कीजिए। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन का, सी एच सी एफ निकालना है, बस यहीं से निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखो पता है सब में कॉमन 0 0 तो दिख रहा है भाई, तो 10 हो गया, ठीक है। अभी देखो 4 नम 36, 13 चौका 52, 4 से कट रहा मुझे पता, 4 से 28, अब कॉमन नहीं है तो 4 ही है बस, यानी कि 4 यानी 40, 40 इसका आंसर आ जाएगा। किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, फिर अगेन वही क्वेश्चन है भाई, देखो अवनमन है ना, डिप्रेशन देखता है जो यहाँ पे मतलब 30 है, जो एक समान चाल से तट पर प्रेक्षक के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रही है। 10 मिनट बाद नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। नाव द्वारा तट तक पहुंचने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। देखो बस ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम इस तरीके बढ़ाएंगे, ये है 60, एक 60 हो जाएगा, ये वाला 60 हो जाएगा, सॉरी ये 30 हो जाएगा, ये वाला 60 हो जाएगा, यानी कि ये 60 हो जाएगा अल्टरनेट से, और ये 30 हो जाएगा। देखो वैसे तो घिसा पिटा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, 15 इसका आंसर हो जाने वाला है।
ठीक है, कैसे 10 मिनट अगर वो समय ले रहा है तो भैया 15 ही लेगा। ये बहुत बार आ चुका है भाई। अगर अच्छी तैयारी किसी की है, ठीक ठाक तैयारी है, वो इसमें समय लगा रहा है पढ़ने में, तो दिक्कत है। दिक्कत कुछ भी नहीं, चलो कर लीजिए, क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम ये √3 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। अब ये 30 का देखो पूरा ट्राइंगल ये हो गया, तो ये भी आपको पता ही है यार, ये √1/√3 होता है, तो 1/√3 के लिए 3 मानेंगे पूरा। ये 3 है, ये यहाँ तक 1 है तो 2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितने में लग रहा है 10, यानी कि 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है 10 को, एक किसको करेगी 5 को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है, तो भैया 3 किसको करेगी 15 को। बाकी तो ये रटे हुए क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल 72 है, उन संख्याओं का अनुपात इतना है, दोनों संख्याओं के बीच में धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है, यानी कि 3 और 2, 2 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 5 और 3 किसको 8, 8 रिप्रेजेंट कर रहा है 72 को, तो 8 नम 72 हो जाएगा भैया, यानी कि एक क्यू की वैल्यू 9 आ जाएगी, 2 की बूझ रही है, अंतर 2 दूनी 18 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ये ऐसे ही करने थे यार, तो ही हम इसको क्वेश्चन को पेपर को सोल्व कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं तो दिक्कत तो है ही यार। ठीक है, कैलकुलेटिव तो है पेपर, कोई इसमें इशू है नहीं। देखो 81 की पावर 0.16 है, 3 की पावर, तो 3 में पता है सबको, बच्चों को, तो 81 3 की पावर 4 होती है, और जब 4 की 16 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा, 0.64 आ जाएगा। अब पता है 36 है यार, तो 36 को जुड़ जाएगा ना, क्या ये एक आ जाएगा, एक बस 100, यानी कि एक 3 ही वैल्यू आ जाएगी इसके आंसर। ये भी कुछ नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर पर 3/1/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज समान धनराशि पर, देखो भैया समान धनराशि बोल रहा है वो, 12% वार्षिक दर से इतने वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज इतने रुपए कम है, धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो समझो मेरी बात को, ठीक है, प्रतिशत का खेल है, बहुत क्वेश्चन कराए हैं मैंने, ये क्वेश्चन CI SI कुछ नहीं होता, बस पढ़ना और समझना आना चाहिए। भैया ये बोल रहा है कि इतना, देखो प्रतिशत, देखो सुनो मेरी बात, अगर 1 साल की कोई दर 10%, तो मुझे बताओ 2 साल की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 20%, 3 साल की कितनी हो जाएगी 3%, बस ये होता है इसमें। तो ये प्रतिशत का अंतर दे रखा है और कुछ थोड़ी ना दे रखा है इसमें। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 15 है और 3 सही 1/3, यानी कि 15 या 45, 45 हो गए 5, और 1/3 यानी कि 5, 50 हो गया। कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर लो, नहीं हो रहा तो 3 3 9 और 1 10, 10/3, 3 से 5 काटेंगे, 5 नहीं 50 हो जाएगा। डायरेक्ट भी हो सकता था, बताया ना, 5 या 15, 3 साल तो पूरा पूरा 15 हो गया, 1/3 है तो 1/3 उसका 5 हो गया, 50 हो जाएगा। नेक्स्ट में ये बोल रहा है समान धनराशि में 12% दर से, देखो 12 पंजे 60 और 6, 12 पंजे 60 और 6 66 हो जाएगा, यानी कि 66% तो एक है। मत देखो कौन कम ज़्यादा है, देखो अंतर कितना है 16, 16% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 18 जो 40 को, यानी कि 16 का ना 16 काट दो, 2 16, 16 का ना 16 एक बार हो जाएगा भैया, पूरा नहीं जा रहा है, 16 24 8, 16 पंजे 80, ये आ गया आंसर 1 1 5। तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ये ये एक हमारी अप्रोच होनी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि बेस्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन कराएंगे हम यहाँ पर। पहले इन चीज़ों को करने के लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिसका खुद का अच्छा बैकग्राउंड क्लियर हो, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, तो वही आपको इस चीज़ को करा सकता है। उसी तरीके से जाएंगे तो क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फिर अगेन बहुत इजी क्वेश्चन आया दिख रहा है मेरे को, छोटा क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना, अर्धगोला भैया 2/3 पाई r3, बस बताओ। देखो 3 है तो 3 3 होते 27, यहाँ पे 27 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 नम 27, 2 3 18, 18 पाई आ गया। क्या ही करना है इसमें, कुछ नहीं करना था। कराऊंगा रीजनिंग के भी कराऊंगा, मैं रीजनिंग के क्वेश्चन भी कराऊंगा और बताऊंगा किस बेस्ट अप्रोच के साथ हमें करना था। अभी कुछ बच्चे इसमें देखो क्वेश्चन को देखते हैं, एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य में 16% के छूट के बाद इतने रुपए में बेच रहा है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चे भैया इसमें 16% को पता नहीं क्या क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इतनी देर में क्वेश्चन हो जाएगा। 403.20, क्योंकि क्या है ना, मतलब कुछ चीज़ें यार हैं होती हैं जो मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन में होती है, उसको फ्रैक्शन में लिखना अच्छा होता है, अदरवाइज नहीं तो ये नुकसान ही देती है कहीं कहीं। देखो 16% की छूट है, तो 16% की छूट है भाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, छूट के बाद ये है तो यानी कि 100/16 84 हो जाएगा, और यहाँ पर 28% का लाभ, तो 100/128 हो जाएगा। बस अब इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा जो भी हम सोल्व करेंगे। कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, तो करनी पड़ेगी, कला है। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 12 7 84 कर लो भाई,
और इसको 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 कर लीजिए, है ना, 4 से ना, सॉरी 4 तिया 12, तो 4 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 4। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को जाना है। देखो यहाँ जब हटाएंगे हम तो ये 2 जीरो हट जाएगा, ये इतना हो गया। अब इसको 12 से कर लो चाहे 7 से कर लो, फिर इसको करते रहिए, यानी 7 से कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 7 पंजे 35 और 5 7 सत्ते 49 और 7 छंग 42, 4 576। अभी देखो 576 का हमें पता है 24 के, फिर फैक्टर कर लो, 576 24 24। मेरे को पता है 12 की 12 दूनी 24 हो जाएगा, अभी कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा 2 से इसको काट दो भाई, 2 से इसको काट दिया, फिर 2 से 12 को काट दो, 12 काट दिया, ऐसे से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 चौक 32 है, 8 4 तो 4 तिया 12 काट दो। अब हो रहा है क्या भाई, 300, 300 बटे 8, कहीं कैलकुलेशन में जीरो, अच्छा यहाँ पे जीरो चल रहा है भाई, जीरो लगेगा, ठीक है। 3000 बटे 8 125 है, पता है 125 1000 हो जाएगा, 125 से कितना वो 375 हो गया, आंसर आ गया। तो बाकी तो कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन प्रैक्टिस के बेस पे है, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी आपको। अगेन बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भाई, चलो करते हैं इसको भी क्वेश्चन को सोल्व। बाकी बहुत बड़ा है, 3 लाइनों का, और एग्जाम में तो ये और ही ज़्यादा लगते हैं, समझ में नहीं आता, छोड़ने वाले क्वेश्चन लगते हैं। खतरनाक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ए किसी वस्तु को 12,300 में खरीदता है, 12,300 में भाई साहब खरीद लिया हमने, 200 रुपये भाड़े पर ब्याह करता है, वह इस वस्तु 10% लाभ पर बी को बेच देता। अच्छा 200 रुपये जब मैंने इसमें ऐड किए तो मुझे पता है यार, ये तो लिखने की जगह 12,500 हो गया, ए को 12,500 का हुआ, इसने 10% लाभ पर इसको बेच दिया, किसको बेच दिया, बी को बेच दिया, जो इसे वस्तु को चलो इतना कर लेते हैं, 10% कितना हो जाएगा, 10% भी निकालने की जरूरत पड़ रही है, 10% ये होगा ना इसका, कम करेंगे पता है सबको, 5 5 और 2 7 13 75, यानी कि बी को पड़ गया भाई इतना। अब बी इसको 6% के लाभ पर बेच रहा है, किसको बेच रहा है, 6% के लाभ पर, 6% का लाभ, तो यानी कि इसका 6% में निकाल कर जोड़ दो, सी का रुपये आ जाएगा। तो मैं इसका 6% निकालता हूँ, देखो 6 पंजे 30, 2 हट जाएगा, तो 2 जीरो तो यहाँ कर जाएंगे, तो 6 जीरो जीरो, 6 पंजे 30, ठीक है 3, 6 पंजे 30, वेरी गुड। और यहाँ हो जाएगा 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 का 5 यहाँ से लगे 4, अब 13 छंग 78, 78 और 4 82, 825, ठीक है 8 जोड़ दो भाई, 5 और 5 और 2 7, 8 7 15 का 5, ये पड़ेगा भाई 14,575। सी को इतना का पड़ा भाई, सी को कितना का पड़ा, 14,575 का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सी उस वस्तु को अपने क्रय मूल्य से इतने रुपए अधिक अंकित करता है और किसी ग्राहक को 10% की छूट पर बेचता है, सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। भाई देखो सुन लो मेरी बात, 14,575 और हमारा कितना है 2,915। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, समझ लो क्वेश्चन को। देखो वो कह रहा है 10% छूट पे, भाई मैं चाहे तो एक साथ जोड़ कर निकाल लो 10%, चाहे अलग अलग निकाल दो, बात तो यहाँ पे अलग अलग निकाल लो भाई। देखो इसको मुझे पता है 10% आपको पता है, एक अंक इधर कूद जाता है, यानी कि 14 यहाँ लग जाएगा, 7.5 ये हो जाएगा 10%। इसका कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ इसके नीचे 0.5192 ये हो जाएगा। जोड़ लो भैया, 7 और 8 एक 9, ये तो 5 5 10 जीरो हो जाएगा ना, 7 और 1 8 9 हो गया, 9 5 14 का 4 हासिल लगा 1, 14 2 16 17 17 49 हो गया, यानी कि 17 49, समझते रहे ना मेरी बात, इतने रुपए की छूट देगा, और वो कितने ज़्यादा डाल रहा है इतना, तो इसमें से बस 17 49 घटा दीजिए आप, तो बन जाएगा काम भैया। 15 में से 9 गए 6, 10 में से 6 गए 6, 10 में से 4 गए 6, 8 में 7 गए 1, 2 में से 1 गया 1, 1000 कौन सा ये हो गया। इसको ऐसे करना है भाई, कुछ नहीं करना है, करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसकी एक अप्रोच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, छोटा छोटा कभी बड़े क्वेश्चन भी हो जाते हैं भैया, पढ़ते हैं। x बराबर इतना दे रखा है, ओ तो x माइनस के 7 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले जब इसने ये वाली बात दी है ना, तो आपको पता है इसमें क्या लगेगा, क्या लगेगा भैया, तो इसमें आपको पता है ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करनी होगी, और 2 दूनी 4 और रूट 3 है तो 1 बन जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है नहीं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना इसके, रैशनलाइजेशन, ठीक है, परिमेयकरण, ठीक। तो जब इसको हम करेंगे तो देखो 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा, मैं कर देता हूँ 2 का पावर 4 रूट 3 की पावर 3 प्लस 2 गुणा 2 ए रूट 3 ये हो जाएगा,
यानी कि x की वैल्यू तो ये आ गई, माइनस के 7 है, समझो मेरी बात। 4 3 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये बचेगा, इसका स्क्वायर होगा, यानी कि 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4√3 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 48 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगेन वही वाला, देखो इसमें देखो आधार, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जाना इसको ऑप्शन से ही है, मैं भी बता देता हूँ, जाना इसको ऑप्शन से ही है। बिना ऑप्शन के जाओगे तो जान निकल जाएगी फिर आपकी, फिर इसमें टाइम लगेगा। तो एक त्रिभुज की आधार की लंबाई 1/2 आधार की लंबाई मान लिया मैंने, संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई मैंने मान ली h है, तो वो कितनी हो जाएगी, h+6 हो जाएगी भाई। ठीक है, फिर इस तरीके से आपको जाओगे क्वाड्रिक इक्वेशन लगेगा। क्या करना है, तो आपको क्या बताना है, त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो भाई 1/2 जाओ, ऑप्शन में वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। ठीक है, संगत ऊंचाई से लंबाई, जो इसकी लंबाई है, और लंबाई संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो अगर 12 है, ऑप्शन रख के देख लो इसको, आंसर आ जाएगा। मैंने मान लिया इसकी 12 है, तो कितनी हो जाएगी ये, 18 हो जाएगी। क्या आंसर आएगा, 2 छंग 12, 6 नहीं आएगा ना, 108 नहीं आएगा। 27 में 2, देखो वो कटेगा ही नहीं, पहली बात तो 27 रखूँगा, 27 में 6 जोड़ूंगा, 33 कटने का मतलब नहीं है, तो होगा नहीं 27। 1/2 ये 18 हो गई, आधार की लंबाई 18 हो गई, तो ये 12 आएगा भाई। गलत हो रहा, गलत हो रहा, गलत हो रहा, गलत हो रहा। 12 9 12 में 108 आ तो रहा, ये सही है, ये सही है, ये वाला सही है, 18 सही है। ये वाला मतलब अधिक है ना, अधिक वाला भाई ये वाला होगा। कैसे, देखो मैंने उसकी मानी 12, ठीक है, ये मानी मैंने ऑप्शन ये 18, तो वो 18 अधिक है इससे, तो 6 अधिक है, तो ये ऑप्शन होगा, तो ये 18 आ जाएगा भाई। इसका ऑप्शन में जाना है मतलब कुल मिला के, ठीक है, ऑप्शन से जाइएगा इस क्वेश्चन के लिए। 11 15 20 और 30 में से प्रत्येक से घटाया जाता है, मतलब के जो है के घटाया जाता है। गुल दे रखा है क्वेश्चन, अधूरा दे रखा है क्वेश्चन, पता नहीं क्या दे रखा है। तो ये मतलब ये बोल रहा है कि प्रत्येक में से के घटाया जाता है, और जहाँ के की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इस क्रम में मतलब कभी कभी सोच लेना कोई माइनस में तो नहीं है, तो इस चीज़ के, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में प्राप्त होती हैं। तो भैया घिसा पिटा क्वेश्चन है ये अभी तक यहाँ तक। तो 2k + 2 और 3k के स्क्वायर मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती पूछ रहा है भाई, मीन प्रोपोर्शनल जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें देखो 2 तरीके हैं करने के, 1/1 करके वैल्यू रख लो, 1 2 3 4। अभी क्या होता है, अभी क्या हुआ एसएससी में, क्या क्वेश्चन मतलब ये क्या, कुछ काफ़ी काफ़ी वैल्यू आने लगी, 7 भी रख के, तो इतनी अप्रोच किसी की होती नहीं है, ठीक है, रखने की। बाकी 5 रख रहे हैं कुछ बच्चे, 4 रखेंगे कुछ बच्चे, 3, तो वो इस तरीके से जाएंगे, 8 रखेंगे, तो वो एक अप्रोच है। तुक्का लग गया कभी लग गया, अदरवाइज नहीं तो इसको क्वेश्चन के जो सोल्व करने की ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको क्या लेना है, फर्स्ट एंड द सेकेंड 11, देखो बता देता हूँ चलो पूरे तरीके से। 15 - के x, यही तो बोल रहा है वो, इतना तो सबको पता ही है, जमा ही लेंगे सब क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन करने की ट्रिक कितनी, देखो देखो ये 11 4 15, ठीक है, ये कितना है 10। अब देखो यहाँ 4 का है डिफरेंस, यहाँ का 10 का डिफरेंस सेम कर लो, और बस ऊपर ऊपर की टर्म लेना, नीचे की मत लेना, उसको बराबर रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी, डिविडेंडो कोफिशिएंट लगाओगे तो वो सब बेकार है, यहाँ पे कुछ नहीं लगना, योगांतर अनुपात जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, बस जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको डिफरेंस सेम कर लो, कोई फॉर्मूला भी नहीं रटना है इसके लिए। देखो मुझे यहाँ 40 कर दूंगा, यहाँ 40 कर दूंगा, आपको पता है 40 20 भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम तो लेना है 4 10 का, 20 कर लो, 5 कर लो, 2 कर लो, चलो 20 कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे, ठीक है। तो जब हम 5 से करेंगे 11 पंजे 55 और 5x हो जाएगा। ऊपर की मैंने बोला ऊपर ऊपर का न्यूमरेटर न्यूमरेटर हर हर लेना है, अंश लेना है। 2 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा। अब बताओ 40 इधर गया तो 15 बचेगा, और 5 इधर गया तो 3 बचेगा, और 3 पंजे 5। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, सबको पता है। अब तो तुम्हारा कुछ बचा नहीं है, 5 दूनी 10 2 12 हो गया। और देखो मध्यानुपाती तो तुम्हें पता है ना, रूट निकालना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके,
देखो 5 पंजे 25, और यहाँ 3 गुणा 25 कर लो, 5 तो रहेगा, 12 3 36, यानी कि 36 हो गया, 25 हो गया, 36 और 25, और 36 का 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 छंग 30 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, मतलब ये रूट में चलेंगे यहाँ पर, फिर इसका ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो a+2 a/2 2a/3 a/4 3 a/5 की माध्य का 6 है, तो a का मान क्या होगा, जहाँ a एक प्राकृतिक संख्या है। देखो माध्य क्या होती है, बीच की होती है, बीच के देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 5 का मतलब ये बीच की माध्य क्या हो गई। ठीक है, तो ये माध्य का 6 है, इसके बराबर रख लेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन को जब भी माध्य का निकालते हैं, तो मीडियन जिसको बोलते हैं, हमें सबसे पहले डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना होता है, ये यहाँ पर नहीं है। यही क्वेश्चन में इनको एक था कि एक लॉजिक कि बच्चा असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे वहीं पे मार खाएगा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में सबसे पहले हमको इसको सोल्व कर लेना था। असेंडिंग डिसेंडिंग का हम कैसे सोल्व करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग इसका एक बार देख लेते हैं भाई। देखो अभी मैं मान के चलूँ, अगर मैं इसको सबको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो परसेंटेज सबको बच्चों को पता है कि फ्रैक्शन तो सबने पढ़ रखी है। देखो ए का कितना हो जाएगा 100%, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 50%, इसका कितना हो जाएगा, देखो 1/3 33 होता है, 2 है तो 66, 66 मतलब एक अप्रोक्स लेनी चाहिए, ये 25 हो जाएगा, 25 होगा ना। ये कितना हो जाएगा, तो 20, 1/20 और 60। ठीक है, अब इसको और एंड लगाओ। अब देखो तीसरा नंबर कौन सा होगा, जो तीसरे नंबर पे होगा वही हमारी मीडियन होगी, वही हम 6 के इक्वल रखेंगे। देखो ए, देखो सबसे पहले हमारा 25 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 66 नहीं आएगा, 60 आएगा फिर। ठीक है, तो ये हमारी भैया बीच की माध्य का, तो 3/5। बाकी तो देखो सबको पता है, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा लॉजिक था वो ये था, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और भाई 5 दूनी 10 हो जाएगा, इधर जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसका 10 हमारा आंसर आ जाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या का 1/8 42 के आधे से 12 कम है, उस संख्या का 1/4। जब देखो ये उस संख्या का बूझ लेना था ना, तो ध्यान रख लेना, उस संख्या का बूझेगा तो ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन इसने 1/4 बूझा है। तो देखो मान लेते हैं एक संख्या हमारी x है, उसका 1/8, ठीक है, बराबर क्या 42 के आधे से, यानी कि 42 का आधा कितना हो गया, इतना, उससे 12 कम है तो 12 कर देंगे, इतना ही तो बोला। अब ये संख्या निकल के आ जाएगी, इसका देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 21 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 में से 21 गए, 12 21 में से 12 गए, 9 बच जाएंगे। तो यहाँ x/8 है, x/8, 8 जब उधर जाएगा तो 72 आ जाएगा, 72। और 72 का क्या बूझ रखा है भाई, उसने क्या बूझ रखा है 1/4। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 18 आ जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन से ही करना था वैसे तो ये क्वेश्चन, ही है किस तरीके से मैं बता देता हूँ आपको। जब वो बोल रहा था 1/4, तो इसको हम 4 गुना करना है, 4 गुना करना है, 4 गुना करना है, 4 गुना करना है, जब इसका हम आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी भाई बहुत बड़ा लग रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत हैं भाई, डर लग रहा है देख के क्वेश्चन को, लेकिन एक बेस्ट अप्रोच है जो मतलब क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 98 में ख़त्म होने वाले हैं, और आई थिंक 1 घंटे की ये वीडियो बन जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, सीखने को मिल रहा है तो अच्छा है। देखो 36 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार धात्विक सीट है। ठीक है, हमने मान लिया ये सीट है हमारी, चलो ठीक है, 36 की है, 16 की है। कह रहा है 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्ताकार प्लेटें निकाल दी, 6 निकाल दी, 4 निकाल दी, 3 निकाल दी, ऐसा बोल रहा है वो। 6 4 2, यदि धात्विक सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब ये जो रिमेनिंग बचा ये स्क्वायर के बराबर है, ऐसा मान लो, मान लेते हैं, तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि इसका भैया 4 हो गया, मान लें इसको 6। देखो अभी पता है πr² होता है, कितना होता है इसका πr², तो मैं भैया नहीं लिख रखा हूँ, मैं लिखूंगा 6 छंग 36 पाई। ठीक है, 4 का कितना हो जाएगा, ये 6 था, 4 का कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 पाई हो जाएगा। अभी 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई, यानी कि ये टोटल एरिया कितना हो गया, 36 और 4 40, 40 से जोड़ो 56 पाई, 56 पाई हो गई। 56 पाई को उसने क्या लिख रखा, 22/7 लीजिए,
22/7 लीजिए। 7 8 56 और 8 की जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 176। अभी 36 की 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका एरिया मिल जाएगा पूरा, उसमें से 176 माइनस कर देंगे तो बस स्क्वायर मिल जाएगा, स्क्वायर वर्ग का हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखो 16 × 48 480 और 16 × 96, ऐसे कर लो। अरे यार देखो 6 हो जाएगा, 8 और 9 8 और 17 7 576 है ना। 576 में से 176 घटाएंगे 400 आ जाएगा। और 400 किसका होता है भैया? स्क्वायर वर्गमूल किसका होता है? 20 का। तो 20 ये हो जाएगा, इसका 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है। के का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसे 6 अंकों वाली संख्या इतने में के स्थान पर रखने पर वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। अरे भैया बहुत बढ़िया बात है। देखो क्या बोल रहा है वो, 2 और 3 से, 2 3 मतलब 6 से होनी चाहिए विभाजित। अच्छा मुझे एक बात बताओ, और 6 से कौन सी होगी? जिसके काइंग में वो होगा 2। देखो 2 4 6, वैसे इसका आंसर 6 ही है। देखते साथ इसका पता लग गया, लेकिन क्या था इसमें लॉजिक? 2 4 6, एक सेकंड सेकंड सेकंड, 2 4 2 4 6 8, रुक जाओ भाई रुक जाओ, 2 4 6 8, हाँ। तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। हाँ सुनो भाई सुनो भाई सुनो भाई, 2 4 6 हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1 बाई 1 करके, सबको ऐड करेंगे। और ये मैक्सिमम पूछ रहा है ना यार, मैक्सिमम पूछ रहा है तो अधिकतम पूछ रहा है। तो अधिकतम भाई पहले 2 रखेंगे, अगर 3 से सम हो रहा है तो देख लेंगे 4 6 8, फिर इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो रख के देख लीजिए, जो भी आंसर आ जाएगा इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 3 से जोड़ देंगे बस। ठीक है, एक बार 2 रखेंगे, अगर 2 सम 3 से हो रहा है डिवाइड, तो फिर 4 रखेंगे, मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा। तो 4 6 6 हो जाए। ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं। 10,028, अरे यार ये क्या हो गए भाई, मतलब खत्म हो गए लगता आई थिंक, मतलब क्वेश्चन के। देखो हाँ देखो, ये फिर अगेन एक एसआई का क्वेश्चन है। 4,750 है कि धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतने प्रति वर्ष दर से दे राशि इतने रुपए हो जाती है। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक, बहुत इजी है, देखो इसमें डिफरेंस लो इसका, यानी कि 6 8 440 में से क्या घटा दो? 4,750, जीरो 14 14 से 5 के 9, और यहाँ 7 बचेगा ना, 7 जीरो और 2, ये आ जाएगा 20 90, यानी कि ये बराबर ऐसा ही बराबर के मूलधन PRT होता है ना, 5 दूनी 10 11/2 कर लो, और R निकालना है, जीरो कर लो, इसको सोल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। कोई बचा ही नहीं है इसमें कुछ अब। तो 20 90 चलो कर लेते हैं यार इसको, 4750 गुणा 100 कर लो, 2 कर लो, 11 कर लो, R निकाल लो। अब भी कोई परेशानी नहीं है भाई, 0 से 0 कट गया, 11 से काट लो, 11 का ना 11 11 19 बार जाएगा। ठीक है 5 से काट लीजिए इसको, यार 19 से कट रहा है क्या? 19 ही का ना 19, 19 ही का ना 19 38, 19 था, 19 दूनी 38, 8 38 और 8 और 7 9, 19 पंजे 95, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा भाई, 8%। किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी। आज किरण की आयु उसकी शादी के समय की उसकी आयु की 11/7 गुनी है। अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु कितनी होगी? भाई ये भी हमें ऑप्शन से ही जाना है, इसकी अप्रोच जो है ऑप्शन से ही है। ऑप्शन से किस तरीके से जाना है? देखो आज से 10 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 10 वर्ष बाद मैं कहता हूँ 65 है, तो यानी कि आज की आयु उसकी 55 होगी। करेक्ट है, आप बोलोगे हाँ सही है। तो 20 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी, यानी कि उसकी शादी अगर आज वो 55 की है तो 20 साल पहले वो कितनी की होती? 35 की होती। 20 घटा दो, तो आज किरण की आयु उसकी शादी के समय की आयु की 11/7 है। अगर इसका 11/7 इसकी 11/7 गुना अगर 55 आ गया तो हमारा आंसर सही है। 7 पंजे 35 आ गया भैया, 11 पंजे 55, तो यही हमारा 65 इसका आंसर हो जाने वाला था। ऑप्शन से जाना है इन क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से जाना था तो ही क्वेश्चन हो पाएगा ये। नहीं तो फिर इसमें बताया ना मैंने, बहुत ज़्यादा लंबे इसमें समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
1 घंटा हो गया भाई। वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन थी। उसकी अगली वर्षगांठ का कौन सा दिन होगा? देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, वैसे तो ये रीजनिंग है, चलो जब पढ़ लिया तो बता ही देता हूँ। तो इसका तो रविवार है, तो सोमवार छूट जाएगा, मंगल आ जाएगा, मंगल है इसका। देखो ये क्या, ये जो यहाँ से देख रहे हो ना आप, 4 से डिवाइड करोगे तो इसको एक ये लीप ईयर है। और लीप ईयर देखो कभी भी, जैसे मान लीजिए कि लीप ईयर नहीं है, मान लो मैं आपको बताऊँ 2019 2009 है, मतलब कोई सा भी दिन एक स्पेसिफिक, मैं 1 जनवरी का दिन मानता हूँ। 1 जनवरी को कितना है, 1 जनवरी 2019 को कितना है, संडे है, सबको पता है यार ये तो। 1 जनवरी 2010 को कितना हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। अगर यहाँ एक लीप ईयर है तो 2 अंक हो जाता है, 12 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सोमवार है तो मंगलवार हो जाएगा। बस ये लॉजिक था इसमें। लास्ट क्वेश्चन है भाई, और 1 घंटा तत्कालीन पूरा हो चुका है। तो नीचे की 1 घंटा हो गया है ना। तो नीचे दी गई तालिका इतने से इतने उम्मीदवारों को संख्या दर्शाती है। ईयर, बैच 2001 में, बैच 2001 में, बैच 2 में प्रतिशत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या। 2005 में बैच बैच 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो 2001 ये हो गया, बैच 2 है ना 144, और क्या बोल रहा है वो 2005 में बैच 5, ये हो गया 90। इससे पूछ रहा है कितनी अधिक है। देखो सीधे से मुझे पता लग रहा है कितना अंतर है, 144 में 54 का, मतलब कि 144 यहाँ दे रखी है, 90 दे रखी है, कितनी अधिक है भैया, 54। और 9 6 कितने होते हैं, 54, तो 60% है भाई। इतना ही था आज की वीडियो में। तो वॉचिंग के लिए थैंक यू भैया। अच्छे लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ज़्यादा अच्छी लगी हो तो। और अगर आपको कुछ पूछना है तो जो भी, अगर मेरे से कुछ कराना है, पढ़ना है, तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे वीडियो के अंत में। और कुछ आंसर की आपके पास है कोई से, मतलब कि जो एग्ज़ाम हुए हैं 4 की या 3 की आएगी कभी भी, तो शेयर कर देना भाई, करा देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद वॉचिंग के लिए भाई। आज की वीडियो में केवल इतना था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।